चलिए चैप्टर स्टार्ट कर रखा था बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग। एक बार 5 मिनट में ब्रशअप करवा देता हूँ। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, एसोसिएटेड इंटरप्राइज के बीच में है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग ये बोलती है बेटा जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी है उस प्राइस को इग्नोर करो, हम आर्म लेंथ प्राइस को क्या करेंगे साहब, कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। 2009 से ये चैप्टर बेटा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ऊपर भी एप्लीकेबल होने लग गया। अगर टीपी के कारण डिपार्टमेंट को रिवेन्यू लॉस होता है, देन प्रोविजन ऑफ टीपी शेल नॉट अप्लाई एट ऑल। फिर टीपी के प्रोविजन ही बेटा अप्लाई नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं एक बार बेटा सेक्शन वाइज। सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चाहे इनकम की हो चाहे खर्चे की हो, डिटरमाइन होगी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। सेक्शन 92 सबसेक्शन 2 कॉमन खर्चे की एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट भी होगी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। 92 सबसेक्शन 2A आपका स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ऊपर भी टीपी के प्रोविजन लगेंगे। 92 सबसेक्शन 3 बेटा आपका क्या बोलता है साहब, अगर टीपी के कारण डिपार्टमेंट को रिवेन्यू लॉस हुआ, प्रोविजन ऑफ टीपी शेल नॉट अप्लाई। राम लेंथ प्राइस की डेफिनेशन पढ़ाई थी सेक्शन 92F में बेटा। वो प्राइस जो अनएसोसिएटेड के बीच में डिटरमाइन हुआ है इन अनकंट्रोल कंडीशन, उस प्राइस को बोला जाता है बेटा आपका आर्म लेंथ प्राइस, रफ लैंग्वेज में फेयर मार्केट वैल्यू। 92A इसने डिफाइन किया बेटा एसोसिएटेड इंटरप्राइज क्या होता है। कुछ 10-12 रिलेशन दिए जहां पर दो पार्टीज आपस में एसोसिएटेड मानी जाती है। सामने स्क्रीन पे ध्यान देना। पहला, एक इंटरप्राइज दूसरी इंटरप्राइज में 26% या उससे ज्यादा वोटिंग शेयर हेल्ड करती है, दोनों इंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। सेकंड बेटा, एक इंटरप्राइज ने दो इंटरप्राइज में 26% या उससे ज्यादा वोटिंग शेयर हेल्ड कर रखे हैं, तो वो दोनों इंटरप्राइज भी आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। तीसरा, एक इंटरप्राइज ने दूसरी इंटरप्राइज को कोई लोन और एडवांस दिया जो रिसिपिएंट इंटरप्राइज की बुक वैल्यू ऑफ एसेट के 51% या उससे ज्यादा है, तो दोनों पार्टी आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। चौथा, एक इंटरप्राइज मार्केट से लोन लिए बैठी है, दूसरी इंटरप्राइज उसके 10% या उससे ज्यादा की गारंटी दे दे, पार्टी आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। पांचवा, एक इंटरप्राइज दूसरी इंटरप्राइज में आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर दे या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दे, पार्टी आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। छठा बेटा, एक इंटरप्राइज दो इंटरप्राइज में आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करती है और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती हैं, तो वो दोनों इंटरप्राइज भी आपस में एसोसिएटेड मान ली जाएंगी। सातवां, एक इंटरप्राइज जितना भी प्रोडक्शन करती है 100% प्रोडक्शन दूसरी इंटरप्राइज की आईपीआर के ऊपर बेस्ड होता है, तो ये मान लिया जाएगा पार्टी आपस में एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट बेटा, एक इंटरप्राइज साल में जितना भी रॉ मटेरियल यूज करती है 90% या उससे ज्यादा वो दूसरी इंटरप्राइज से क्या करती है बेटा, परचेज करती है, तो ये मान लिया जाता है पार्टी आपस में एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट बेटा, एक इंटरप्राइज दूसरी इंटरप्राइज को कोई गुड्स आर्टिकल प्रोवाइड करती है और प्राइस क्या है बेटा, इन्फ्लुएंस है, तो ये माना जाता है कि पार्टी आपस में एसोसिएटेड होंगी। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद साहब, एक इंटरप्राइज को कंट्रोल कर रखा है इंडिविजुअल ने, दूसरी इंटरप्राइज को कंट्रोल कर रखा है इंडिविजुअल या उसके फैमिली मेंबर ने, रिलेटिव ने, बेटा मान लिया जाएगा पार्टीज आपस में एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट बेटा, एक इंटरप्राइज को एचईएफ ने कंट्रोल कर रखा है, दूसरी इंटरप्राइज को उसके एचईएफ ने या एचईएफ के मेंबर ने या मेंबर के किसी रिलेटिव ने, तो ये मान लिया जाएगा कि पार्टीज आपस में एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट, एक इंटरप्राइज बेटा आपकी पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई है, दूसरी इंटरप्राइज ने उसमें 10% या उससे ज्यादा शेयर एक्वायर 10% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग है, तो ये मान लिया जाता है कि पार्टीज आपस में एसोसिएटेड इंटरप्राइज हैं। आई थिंक यहां तक हुआ था बेटा। यस सर। यस सर। फाइनली अब अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 92B मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। माइक को म्यूट करो बेटा। एकता माइक को म्यूट कर बेटा। सर एक सेकेंड। 92B दो सबसेक्शन है इसकी, पहले सबसेक्शन 1 ले रहा हूं बेटा मैं। ये बोलता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन
means a transaction entered into between two or more associated enterprise, either or both of whom are non-residents. Either or both of whom are non-resident. उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में भी इन द नेचर ऑफ, वो तो मैं बुक से टैली करवा दूंगा, फिलहाल इस पे फोकस रखते हैं बेटा. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज. पढ़ा दिया एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होती है. इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बेटा, दोनों में से कोई एक या दोनों पार्टी क्या होनी चाहिए बेटा, नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए. ये इंडियन पार्टी, ये फॉरेन पार्टी. देख देख के बताना, इंडियन पार्टी रेजिडेंट है, फॉरेन पार्टी नॉन रेजिडेंट है. देख के आंसर दो, क्या ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल है? यस सर. Yes, sir. आंसर इज यस सर. इंडियन पार्टी नॉन रेजिडेंट है, हो सकता है फॉरेन पार्टी रेजिडेंट हो. क्या ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल है? यस सर. आंसर इज यस सर. इंडियन पार्टी हो सकता है नॉन रेजिडेंट हो, फॉरेन पार्टी भी हो सकता है बेटा नॉन रेजिडेंट हो. क्या ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल है? यस सर. यस सर. यस. ईदर और बोथ ऑफ होम आर नॉन रेजिडेंट. और अगर ये दोनों रेजिडेंट हैं तो नहीं है सर. अगर ये दोनों पार्टीज रेजिडेंट हैं तो फिर ये ट्रांजैक्शन बेटा इंटरनेशनल नहीं मानी जाएगी. इंटरनेशनल होने के लिए कम से कम एक पार्टी नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए. दोनों नॉन रेजिडेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक पार्टी आपके साथ नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए. तो इन केसेस में ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी. ये वाली बेटा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे. ट्रांसफर प्राइसिंग के बेटा प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे. कोई दिक्कत? No, sir. एक रेजिडेंट है, एक रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है. इंडिविजुअल में नहीं होता था. एक रेजिडेंट है बेटा, एक रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है. बोलो नहीं होगा सर. होगा. इंटरनेशनल है या नहीं नहीं? होगा सर. नहीं है सर. वर्ड पे एम्फेसिस लेना जो मैं बोल रहा हूं. फॉर द पर्पस ऑफ टीपी नॉन रेजिडेंट इंक्लूड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. होगा The सर. purpose of TP non-resident include not ordinarily resident. अब आंसर दो बेटा. बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है. होगा सर. जितेश माइक को म्यूट कर बच्चे, और ऑन मत करियो इसको आखिरी तक. अब चलो. फॉर द पर्पस ऑफ टीपी नॉन रेजिडेंट इंक्लूड for the purpose of TP non-resident include रश्मि माइक को म्यूट करो बेटा, मेरे को क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है ये. जब क्वेरी हो तभी ऑन करना इसको. फॉर द पर्पस ऑफ टीपी नॉन रेजिडेंट इंक्लूड not ordinarily resident. ठीक है बेटा, याद करो जरा. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड इंटरप्राइज, ईदर और बोथ ऑफ whom
आर नॉन रेजिडेंट, दोनों में से कोई एक या दोनों पार्टी नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए। आगे बेटा, ट्रांजेक्शन में बी इन द नेचर ऑफ, ये नोट्स में से पढ़ लेना बेटा, ट्रांजेक्शन में बी इन द नेचर ऑफ नंबर 1 परचेज, सेल, लीज ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, प्रोविजन ऑफ सर्विस, lending or borrowing of money, any other transaction that having a bearing on profit, loss, income or assets of any enterprise। और सबसे लास्ट वाले में अंडरलाइन कर लेना बस, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। तो दोबारा बोलना बेटा जरा, ट्रांजेक्शन में भी इन द नेचर ऑफ सेल, परचेज, लीज ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, प्रोविजन ऑफ सर्विस, लैंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी, हर वो ट्रांजेक्शन जिसका इनकम, लॉस, एसेट के ऊपर कोई इंपैक्ट है, या ट्रांजेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब बेटा आपका कोई अमलगमेशन हो रहा है, कोई डीमर्जर हो रहा है, कोई स्लम सेल हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर मर्जर, ये सारी ट्रांजेक्शन क्या मानी जाएंगी बेटा, आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मानी जाएंगी। एंड इंक्लूड एलोकेशन ऑफ कॉमन शेयर, वो एग्जांपल नहीं कराया था यूनिलीवर वाला मैंने, Yes, sir. यस सर। उसकी बात कर रहा है बेटा वो। तो ये लैंग्वेज अपनी नोट से रेफर कर लेना, मैं लिखवा नहीं रहा बेटा, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट होगा, बुक से देख लेना बेटा ये। तो वापस आओ जरा, डेफिनेशन को वाइंड अप करो। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन entered into between two or more associated enterprise, either or both of whom are non-resident. Transaction may be in the nature of sale, purchase, lease of tangible or intangible property, provision of service, lending or borrowing of money, transaction having impact on profit, loss, income, assets of enterprise, and transaction in the nature of corporate restructuring, and includes allocation and apportionment of common expense। कुल मिला के A to Z सारी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल है बेटा, सेल, परचेज, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, लैंडिंग और बोरिंग ऑफ मनी, प्रोविजन ऑफ सर्विस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, हर वो ट्रांजेक्शन जिसका असेट इनकम के ऊपर कोई इंपैक्ट है, एंड इंक्लूड्स एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंस। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। शैल आई मूव ऑन? यस। नेक्स्ट बेटा 92B सबसेक्शन 2। शुभम माइक को म्यूट कर बेटा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, म्यूट कर इसको। 92B सबसेक्शन 2 ये होता है डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हुआ क्या, होता क्या है, IND लिमिटेड, USA लिमिटेड, ये आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं। अब इनको पता है ये आपस में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे इनके ऊपर क्या लगेगा बेटा, टीपी के प्रोविजन लगेंगे। अब इंडियन पार्टी ने सेल करनी है यूएसए वाली इंटरप्राइज को, तो इनको पता है कि टीपी के प्रोविजन लगेंगे। इसने डायरेक्टली बेटा इसको क्या नहीं करी, सेल नहीं करी, इसने सेल कर दी किसी ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड को, और ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड और आईएनडी लिमिटेड क्या है, अनएसोसिएटेड एंटरप्राइज। और ऑस्ट्रेलिया आगे फिर सेल कर देता है बेटा यूएसए को। अगर आईएनडी और यूएसए आपस में एसोसिएटेड हैं, ये डायरेक्ट आपस में ट्रांजैक्शन कर लेंगे, टीपी के प्रोविजन लगेंगे। ये रूट ही चेंज कर देते हैं बेटा। आईएनडी ने सेल कर दी किसी अनएसोसिएटेड को, और अनएसोसिएटेड ने आगे ट्रांसफर कर दिया बेटा वो अपने यूएसए लिमिटेड को। तो अगर आईएनडी और यूएसए आपस में ट्रांजैक्शन करते 92B सबसेक्शन 1 लगता, पर इन्होंने बेटा आपस में ट्रांजैक्शन ना करके रूट ही घुमा दिया, तो लॉ ने इसको भी पकड़ लिया डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन।
92B सबसेक्शन 2, ये IND वाले ने ऑस्ट्रेलिया वाले को जो बेचा है ये भी मान लिया जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। मान लिया जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, अकॉर्डिंगली इसके ऊपर भी टीपी लगेगा। ऑल्दो पार्टीज आपस में एसोसिएटेड नहीं है, उसके बावजूद भी क्या लगेगा बच्चे, टीपी लगेगा, क्योंकि लॉ ने डीमिंग फिक्शन डाल दी, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ये रूट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टली अगर सेल परचेज होता सबसेक्शन 1 में फंस जाती, फिर तो एसोसिएटेड इंटरप्राइज है। ये रूट क्या कर रहे हैं बच्चे, चेंज कर रहे हैं, और रूट चेंज इन्होंने करा तो ये भी जो आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, मेरे एग्जांपल में IND लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड, इसके ऊपर भी बेटा टीपी के प्रोविजन लगेंगे। ये मान लिया जाएगा बेटा कि ये भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और पार्टी आपस में एसोसिएटेड है। तो इकलौता केस है बेटा टीपी में जहां पर पार्टी एसोसिएटेड नहीं है, उसके बावजूद भी टीपी के प्रोविजन लग रहे हैं, वो है सेक्शन 92B सबसेक्शन 2, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और एक इंपॉर्टेंट चीज बनाई बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड, ये चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो भी हमेशा ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। भाई IND लिमिटेड तो मान लो रेजिडेंट है ही, IND लिमिटेड क्या है, मान लो रेजिडेंट। ऑस्ट्रेलिया वाली भी अगर रेजिडेंट होती तो बेटा टीपी लगे या ना लगे, क्योंकि दोनों पार्टी अगर रेजिडेंट हो जाएं तो टीपी नहीं लगता। पर डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में लॉ ने पोजीशन क्रिस्टल क्लियर कर दी कि भैया अगर डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो सामने वाली पार्टी चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, टीपी के प्रोविजन हमेशा और हमेशा क्या होंगे बच्चे, अप्लाई होंगे। ये खत्म हुई बेटा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन टोटलिटी। एनी ifs and buts? सर एक बार और ऑस्ट्रेलिया वाले में क्लियर कर देंगे सर, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला। ऑस्ट्रेलिया वाली पार्टी चाहे रेजिडेंट हो इंडिया में चाहे नॉन रेजिडेंट हो, अगर रेजिडेंट हुई तो सामने ध्यान दो, इंडिया वाली भी रेजिडेंट है, ऑस्ट्रेलिया वाली भी रेजिडेंट है। अब टीपी लगे या ना लगे, क्योंकि ऊपर बेसिक कंडीशन क्या थी, कम से कम एक पार्टी क्या होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट। पर लॉ सेज अगर डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, चाहे दोनों पार्टी रेजिडेंट ही क्यों ना हो, टीपी के प्रोविजन हमेशा अप्लाई होंगे। तो सर ये एक्सेप्शन हुआ, एक्सेप्शन हो गया ना बेटा, ठीक है। यस सर। अब एग्जाम में ध्यान से सुनो, अगर आती है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो फिर तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों लिख के आना। सबसेक्शन 1 नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सबसेक्शन 2 डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो अगर एग्जाम में आ जाए डिफाइंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो दोनों सबसेक्शन लिख के आनी होती है, और अगर एग्जाम में केवल आ रहा है डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो केवल सबसेक्शन 2 के बारे में लिखना, Yes, sir. ठीक है ना। बाकी तो बुक में लैंग्वेज दे रखी है, वो आप पढ़ते रहना, एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, अब आपकी लैंग्वेज अपने आप समझ में आ जाएगी वो। Shall I move on? यस सर। 92 सेक्शन पढ़ ली, 92A पढ़ ली, मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड इंटरप्राइज, 92B पढ़ ली बेटा, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब अगली सेक्शन ले रहा हूं 92C। आज का फोकस 92C के ऊपर रहेगा। करूं स्टार्ट? यस सर। Yes, sir. चलो जी 92C पे आओ बेटा। इसकी 4 सबसेक्शन है, 92C सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, और चारों सबसेक्शन अपने आप में धमाकेदार है बेटा। एक एक सबसेक्शन को 1 बाय 1 पिक करता हूं। 92C सबसेक्शन 1 ये है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। किस मेथड से आर्म लेंथ प्राइस निकाले हैं? 6 मेथड हैं बेटा, 6 के 6 प्रैक्टिकल बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल मैं सबसे आखिरी में कराता हूं जब ये चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि एक एक पे टाइम लगता है बेटा अपने आप में। अभी तो आप थ्योरेटिकल याद कर लो। पहला मेथड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड,
मार्कअप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, दूसरा बेटा रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड, चौथा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, पांचवा ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, छठा सच अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये एक एक मेथड डिटेल में इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, वो जब प्रैक्टिकल फेज में लूंगा चैप्टर के आखिरी में, उस टाइम कंसीडर करेंगे। अभी फिलहाल आप नाम याद कर लेना। आर्म लेंथ प्राइस निकालने के बेटा 6 तरीके हैं। पहला कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, दूसरा रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड, चौथा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, पांचवा ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, छठा सच अदर मेथड एज में बी प्रिस्क्राइब। आज तक कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं हुआ। कुल मिला के 5 ही रह गए ना, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस, रीसेल प्राइस, कॉस्ट प्लस, प्रॉफिट स्प्लिट, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिटेल में तो प्रैक्टिकल जब लेंगे बेटा तब समझ में आएगा कि किसका क्या रेलेवेंस है। अभी आउटस्टैंडिंग है। सेक्शन 92C सबसेक्शन 2, अगर एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस निकल के आ जाए तो कौन सा लें? व्हाट इफ मोर देन one ALP is determined. What if more than one ALP is determined? अगर एक से ज्यादा ALP determine हो गया तो कौन सा आर्म लेंथ प्राइस कंसीडर करें? मतलब इशू क्या है? इशू दिखाता हूं मैं आपको। IND लिमिटेड, यूएसए लिमिटेड एसोसिएटेड इंटरप्राइज हैं और इसने परचेज करी बेटा 1000 लाख की। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, एसोसिएटेड इंटरप्राइज है, तो लोग क्या बोलता है? एक्चुअल प्राइस को इग्नोर करो, कौन सा प्राइस कंसीडर करो? Arm length price. आर्म लेंथ प्राइस। एक बहुत सारे निकल गए। प्राइस 1 980 लाख, प्राइस 2 960 लाख, प्राइस 3 950 लाख एंड सो ऑन। 3 ही ले लेता हूं। तो लास्ट क्लास तक तो डिस्कस किया था कि एक ही आर्म लेंथ प्राइस है, उसको कंसीडर कर लो। भाई एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस निकल के आ जाएं तो क्या करें? व्हाट टू डू इफ मोर देन वन ALP इज डिटरमाइंड? हाईएस्ट लें, लोएस्ट लें, क्या करें? हाईएस्ट वाला। हाईएस्ट वाला। सुनने पे ध्यान देना। अगर एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस निकल के आ जाए, लॉसेस, इनकी एवरेज निकाल लो। इन प्राइसेस की क्या निकाल लो बेटा? एवरेज निकाल लो। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को? स्टेप 1 ALP की क्या निकालनी पड़ेगी? अपने को एवरेज निकालनी पड़ेगी। अब एक्चुअल प्राइस और एवरेज प्राइस का डिफरेंस देखो। सेकंड स्टेप में क्या करना? डिफरेंस निकालना एक्चुअल प्राइस का और किसका बेटा? एवरेज प्राइस का। मैं लिखवाता हूं। स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में Calculate the average price. तीन प्राइस, 4 प्राइस, 5 प्राइस, जितने भी उनका एवरेज ले लो। स्टेप 2 में कंप्यूट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड Average price.
एवरेज प्राइस। अगर ये डिफरेंस 3% ऑफ एक्चुअल प्राइस के अंदर अंदर है तो लो मान के चलेगा, जेन्युइन केस है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होनी है। अगर ये डिफरेंस 3% ऑफ एक्चुअल प्राइस तक है, केस जेन्युइन है, एक्चुअल प्राइस शैल बी द आर्म लेंथ प्राइस। और अगर ये डिफरेंस 3% ऑफ एक्चुअल प्राइस से ज्यादा है, देन एवरेज प्राइस शैल बी द आर्म लेंथ प्राइस। तो डिफरेंस दो केस बनाएंगे बेटा। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस अप टू बोलो 3%. 3%. ऑफ एक्चुअल प्राइस या डिफरेंस 3 and up more than 3%. अबव 3% ऑफ एक्चुअल प्राइस। अगर 3% तक है तो जेन्युइन सिचुएशन है। 3% को बोलते हैं टॉलरेट रेंज, इतना तो बर्दाश्त कर लेंगे। जो 3% है वो क्या है बेटा? टॉलरेट रेंज। तो इस केस में अगर 3% तक है तो केस जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब सही है प्राइस। एक्चुअल प्राइस शैल बी द आर्म लेंथ प्राइस। और अगर 3% से ज्यादा है तो लॉसेज, ये मेलाफाइड केस है, एवरेज एएलपी शैल बी द एएलपी। 3% तक की वेरिएशन दी। अगर 3% तक की वेरिएशन है, ठीक है जी, एक्चुअल प्राइस शैल बी द आर्म लेंथ प्राइस। अगर वेरिएशन 3% से ज्यादा है, देन एवरेज प्राइस शैल बी द आर्म लेंथ प्राइस। जैसे इसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं बेटा। इसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या था? एवरेज निकालो। एग्जांपल लिख लिया था आपने? हाँ जी। 980 प्लस 960 प्लस 950, इसकी एवरेज निकालो। बोलना, बोलो। टेस्ट के बाद 2 या 3 तक खेलना। कितना? 963.33. 963 Yes, sir. 933। सेकेंड पॉइंट में डिफरेंस देखो, एक्चुअल प्राइस का और एवरेज प्राइस का। एक्चुअल 1000 में था ना बेटा? Yes, कितना sir. डिफरेंस आ रहा है? 36.67। 6.67. टॉलरेट रेंज कितनी है? 3%. टॉलरेट रेंज 3% किसका? Of the actual price. 30 करोड़? करोड़ है, लाख है ये? लाख 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 लाख। क्या मैं बोल सकता हूं डिफरेंस 3% से ज्यादा है? Yes, sir. डिफरेंस है इतना, टॉलरेट रेंज है 30 लाख की। डिफरेंस है इतना, टॉलरेट रेंज कितने की है बेटा? 30 लाख की। तो क्या हो जाएगा? एज डिफरेंस एक्सीड्स बाय 3% ऑफ एक्चुअल प्राइस, तो Actual therefore price. average ALP shall be the ALP। कितनी ALP मानी जाएगी? एवरेज कितनी थी? 30 lakh. 30 lakhs. नहीं, एवरेज एवरेज 26. 0.67. 963.33. अरे एवरेज कितनी थी यार? 963.33. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो डिफरेंस ले लिया, सॉरी। तो ALP जो मानी जाएगी 963.33। नहीं आया समझ में? आगे सो। पक्का? हाँ जी। लगे हाथ मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बताना। वो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं है, सबसेक्शन 4 में लिखे हुए हैं।
मैंने परचेज कितनी बोली थी, मेरी परचेज एक्चुअल 1000 lakhs. 1000 लाख, Yes, sir. पर मानी कितनी जाएगी? 963.33. तो देयरफॉर एक्स्ट्रा डिसअलाउड हो जाएगी। Yes, sir. आप लिख लो बेटा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सेस परचेज डिसअलाउड, कितने की एक्सेस आ रही है? 36.67 की। ये परचेज डिसअलाउड होते ही मैं बोल सकता हूँ इनकम बढ़ जाएगी। Yes, sir. हाँ जी सर। कितने से? 36.67 lakhs. ये क्या ट्रीट करी जाएगी? इनकम सर। कंसील इनकम। Conceal लास्ट क्लास income. में कई बार वर्ड यूज करा था, ट्रीटेड एज कंसील इनकम। टैक्स लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, कंसील इनकम वाली पेनल्टी लेंगे, वो सब लॉ में लिखी हुई है कितनी पेनल्टी होगी, और वो पढ़ाऊंगा अभी, सिलेबस में है। और दूसरा, जितने से इनकम बढ़ गई चैप्टर 6 से 10AA इनके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं सारी चीज इकट्ठा ही पढ़ लो बेटा। सर एक सब सेक्शन 2 भी हो गई, अगर एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस है तो क्या होगा, और दूसरा बेटा आपका साहब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सर एक क्वेश्चन था बोलें। सर। अगर बाई चांस हमारी ये जो वो है 27 डिफरेंस जो है 27 lakhs निकल के आता है, तब उस केस में हम अगला लूंगा ना मैं, ये 3% से ज्यादा था, अगला 3% के अंदर ले लूंगा। इस क्वेश्चन में क्वेरी बता बेटा। नो सर। चलो एग्जाम्पल एक और बनाते हैं। एग्जाम्पल 2, IND लिमिटेड, USA लिमिटेड। इसने IND ने, एरो देख लेना, परचेज करी, छोटी फिगर लेता हूं आपके एकदम फिट समझ में आएगा, 100 लाख। इसके ALP निकाले, बहुत सारे ALP निकल गए। प्राइस 1 99 लाख, प्राइस 2 98 लाख, प्राइस 3 98.5 लाख, प्राइस 4 97 lakh. Determine final ALP and discuss tax consequences. करोगे या मैं कराऊं? कर रहे हैं सर। Average ALP 98.13 lakh. 99 plus 98 plus 98.5 plus 97 divided by 4. How much? 8.125. 90. 8.125, that is 98.13. डिफरेंस हम बोल रहे हैं 100 लाख की, एवरेज आ रही है 98.125। कितने का डिफरेंस आ रहा है ये? 1.875. सब लैक्स में चल रहा है ये, ठीक है ना? Yes, sir. टॉलरेट रेंज 3% ऑफ एक्चुअल, Yes, sir. 3 lakhs. क्या डिफरेंस 3% के अंदर अंदर है? Yes, sir. क्या डिफरेंस 3% के अंदर अंदर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, as difference is within
tolerate range of 3%. तो therefore एक्चुअल प्राइस एक्चुअल प्राइस ही क्या हो जाएगा? एलपी ALP मेरे एग्जांपल में 100 लाख, यस Yes, sir. तो मैं भी 100 बोल रहा हूँ, लो भी 100 बोल रहा है, मेरा भी परचेज प्राइस 100 है, लो की नज़रों में भी 100 आ रहा है, तो क्या कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? नो सर No, sir. नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर टू बी मेड. टेक योर टाइम बेटा. एनी इफ्स एंड बट्स. आई थिंक अब समझ में आ गया. 2 एग्जाम्पल ले लिए, एक डिफरेंस 3% से ज्यादा है और एक में डिफरेंस बेटा आपका 3% के अंदर अंदर है. एनी इफ्स एंड बट्स. नो सर नो सर. और प्रैक्टिस की जरूरत तो नहीं है. नो सर. No, sir. एक थियोरेटिकल क्वेश्चन लिख लेना. टॉलरेट रेंज कितनी है? टॉलरेट रेंज बेटा 3%. 3%. अगर होलसेल का बिजनेस है तो है 1%. अदर केसेस में ये है 3%. ओके सर अगर होलसेल का बिजनेस है तो है ये 1% होलसेल ट्रेडिंग बेटा. अदर देन केस इसमें है बेटा ये 3%. एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए और वो कुछ ना बोले तो आपको 3% लेना है. एग्जाम में अगर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा है बेटा और कुछ नहीं बोलता तो कितने परसेंट कंसीडर करना है आपको बेटा? वेरिएशन 3%. 3%. अगर वो स्पेसिफिकली ही बोल रहा है कि होलसेल ट्रेडिंग है फिर 1% तक की वेरिएशन अलाउड है बेटा. अदरवाइज 3% तक की वेरिएशन अलाउड है. कोई दिक्कत? कोई No, दिक्कत? नो सर नो सर. अब प्लीज 10 मिनट फोकस से सुनना. ये अबव मेंशन प्रिंसिपल तब लगता है जब ALP बेटा मैक्सिमम आपके 6 तक है. अगर ALP 6 से ज्यादा डिटरमाइन हो गए तो वैल्यूएशन होगी इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. और प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब बाय रूल. ये जो कहानी मैं सिखा रहा हूं ना बेटा, एवरेज निकालो, टॉलरेट रेंज से कंपेयर करो 3% से, ये तब कामयाब है जब मैक्सिमम ALP कितने निकले हैं बेटा? 6. अगर 6 से ज्यादा ALP निकल गए तो आपको बेटा वैल्यूएशन होगी, ALP निकलेगा इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. वो प्रिस्क्राइब क्या है मैं ले लेता हूं बेटा. तो पहले नोट डाल देना एक. अबव मेंशन लो, ये जितना भी पढ़ा है हमने, above mentioned law shall apply when maximum ALP is 6. If more than 6 ALP is determined, if more than 6 ALP is determined, then what to do? If more than 6 ALP is determined, then what to do? तो लॉ सेज वैल्यूएशन होगी इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. वो प्रिस्क्राइब मैं आपको बता देता हूं. फिलहाल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. नो सर. तो इफ more than 6 ALP is determined, comma, ALP shall be determined in such a manner as may be prescribed. आप मेरे साथ साथ लिखना, ये रिवाइज भी नहीं हो पाएगा, बहुत लेंदी है ये. प्रिस्क्राइब कर रखा है बेटा, रूल बना रखा है, इसके लिए रूल 10CA लिखो. हाँ जी सर. ये IND लिमिटेड
ये यूएसए लिमिटेड, लेटर से इसने इससे परचेज करी, फिगर ले लो 1000 लाख। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थी, एसोसिएटेड इंटरप्राइज थे, तो इसके क्या ढूंढे जाएंगे बेटा? आर्म लेंथ प्राइस। Yes, sir. आर्म लेंथ प्राइस मिल गए, आप लिख रहे हैं एक एक चीज। प्राइस 1 990 लाख, प्राइस 2 995 लाख, प्राइस 3 998 लाख, प्राइस 4 991 लाख, प्राइस 5 980, प्राइस 6 985, प्राइस 7 982, प्राइस 8 10 ले लेता हूँ 986, प्राइस 9 988, प्राइस 10 आपका बेटा 992। सब लैक्स में है ये। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। दिक्कत क्या है तो क्वेश्चन है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है अरेंज द प्राइस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। सबसे छोटा देख के बताओ। 980, 980, उसको 1 दे दो। अब बोलते रहो जरा, इससे बड़ा कौन सा है? 982, 981 तो नहीं है ना कहीं? 982 बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद बता। 985, 5, इसके बाद बता बेटा। 986, 986, इसके बाद बता बच्चे। 988, इसके बाद बोलो। 991, 990, sorry, 990, and then 992, then 991, 992, 992, देन 995, देन 998. कोई दिक्कत है? No, sir. हम्म, कोई दिक्कत है? नहीं No, सर। sir. अब सुनने पे ध्यान देना। डाटा सेट में टोटल कितनी एंट्री हैं? 10, 10। टोटल एंट्री इन डाटा सेट 10। ये पहले बोलता है 10 का 35 परसेंटाइल ले लो। ये लो में लिखा हुआ 35, मैं एज्यूम नहीं कर रहा। 10 का 35 परसेंटाइल ले लो। कितना आता है 35 परसेंटाइल? 3.5, 3.5। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए तो इमीडिएट नेक्स्ट वाली फिगर ले लेना। इमीडिएट नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 4, 4। फोर्थ नंबर पे कौन सा प्राइस आ रहा है? 986, 986, लिख दो 986। हे प्रभु, पहला काम क्या करना है? डाटा सेट का 35 लेना है। 35 एज्यूम नहीं कर रहा कि कहां से आया, लो में लिखा हुआ है ये। 35% लेना है, वो आ गया जी 3.5। फ्रैक्शन आ जाए तो अपर एंड पे जाना है। अपर एंड पे चले गए 4, इसका मतलब चौथे नंबर का प्राइस। चौथे नंबर का प्राइस कितना है? चौथे नंबर का प्राइस कितना है? 986। 986। फिर इसके बाद आपको 10 का 65% लेना है। डाटा एंट्री का 65% कितना होता है? 6.5, 6.5। ये फिर फ्रैक्शन में आ रहा है। कौन से नंबर पे? अपर एंड पे, 7वें नंबर पे। 7वें नंबर का प्राइस देखो 991। 991। कोई दिक्कत? नो सर। sir. इसको बोलते हैं प्राइस रेंज। 986 से 991, इसको बोलते हैं प्राइस रेंज। 986 से 991 लिखा। हाँ जी सर।
फिर लो बोलता है एक बार 50% और लो, क्या आ गया 5। यस सर। सुनना, अगर कंप्लीट नंबर आ जाता है तो वो नंबर और उससे नेक्स्ट नंबर दोनों की एवरेज लेते हैं। अगर फ्रैक्शन आता है तो क्या लेते थे? नेक्स्ट। इमीडिएट नेक्स्ट। अगर फ्रैक्शन आता था तो इमीडिएट नेक्स्ट। अगर फ्रैक्शन नहीं आता तो क्या लेते हैं? वो नंबर और उससे नेक्स्ट नंबर की एवरेज। तो यानी कि किसकी एवरेज लूंगा मैं? वो नंबर और उससे नेक्स्ट नंबर की एवरेज। अगर जी, सर। कंप्लीट आ जाता है तो वो नंबर और उससे नेक्स्ट नंबर की एवरेज। बोलना बेटा। 988 प्लस 990। 988 988 ही था ना P5 यस सर। डिवाइड बाय 2 989। यस सर। ये कुछ नहीं है, ये परसेंटाइल यूज हो रही है जो एमबीए में यूज होती है कैट के रिजल्ट में। पहला 35 परसेंटाइल ले लिया, फिर 65 परसेंटाइल ले लिया, फिर 50 ले लिया। अब बस थोड़ा सा याद ये करना पड़ रहा है, फ्रैक्शन आ जाए तो अपर हैंड पे जाते हैं, कंप्लीट नंबर आ जाए तो वो और उससे नेक्स्ट के एवरेज लेते हैं। फ्रैक्शन आ जाए तो नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, और अगर बेटा कंप्लीट आ जाए तो वो और उससे नेक्स्ट की एवरेज लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ये 50% और ये 65, इसमें 35 तो है ही लॉ, तो 65 और 50 भी एज पर लॉ ही है। लॉ में ही लिखा हुआ है, मैं कोई अपने आप थोड़े ना ले रहा हूँ कुछ। ठीक है सर। 35 65 50 सब लॉ में लिखा हुआ है ये। अब बोलूं मैं क्या है? यस सर। हाँ जी। 2-3 बार बोलूंगा, मन में रिटेन कर लेना, चाहे लिखना चाहो किसी कोने में लिख लेना। अगर आपका एक्चुअल प्राइस इस प्राइस रेंज के बीच में है तो हम एक्चुअल प्राइस ले लेंगे, और अगर आपका एक्चुअल प्राइस इस रेंज से बाहर हो गया तो हम एवरेज प्राइस लेंगे। ओ प्रभु, दोबारा अगर आपका एक्चुअल प्राइस इस रेंज के अंदर आ गया 986 और 991 के बीच में, तो हम क्या ले लेंगे बेटा? एक्चुअल प्राइस। तो हम क्या ले लेंगे? एक्चुअल प्राइस। और अगर आपका प्राइस इस रेंज से बाहर निकल गया तो हम किसको लेंगे फिर? एवरेज प्राइस। ठीक है सर। अब मेरे को बताओ मैं कौन सा लूं? मेरा एक्चुअल प्राइस कितना था? 1000 लाख। 1000। इस रेंज से बाहर निकल गया? यस सर। यस सर। इस रेंज से बाहर निकल गया तो मेरा आंसर क्या होगा? फिर मेरा प्राइस कितना माना 989। जाएगा? 989। 989। तो देयरफॉर ALP कितनी मानी जाएगी मेरी? 989। इसको हिंदी में लिख लेना। अगर मेरा एक्चुअल प्राइस प्राइस रेंज के अंदर आ जाए, 986 से लेके 991 के बीच में अगर मेरा प्राइस होता तो दैट प्राइस शैल बी द फाइनल ALP। एक्चुअल प्राइस ही ALP हो जाता। अगर मेरा प्राइस इस रेंज से बाहर हो गया तो एवरेज ALP शैल बी द फाइनल ALP। एवरेज ALP शैल बी द फाइनल ALP। नहीं आया समझ में? आगे सर। पक्का? हाँ जी। ये सर एक एक और लो। क्वेश्चन है। हाँ, ये एवरेज ये P5 P6 वाला है या फिर 10 के 10 का? एवरेज कौन से वाला? ये जो आपने लिखा है ना 50% वाला, ये एवरेज ये वाला भाई, ये वाला, ये वाला। ये वाला लिख तो दिया नीचे आंसर यार। ठीक है। सर ये लाइन रिपीट करना। अगर मेरा एक्चुअल प्राइस प्राइस रेट अगर मेरा एक्चुअल प्राइस इस प्राइस रेंज में आ गया, 986 से 991 के बीच में अगर मेरा एक्चुअल प्राइस होता, लेट अस से मेरा एक्चुअल प्राइस 990 था समझने के लिए, तो आंसर 990 हो जाता। मेरा एक्चुअल प्राइस 988 था तो मेरा एक्चुअल प्राइस फिर 988 ही ALP हो जाता, क्योंकि इस रेंज के अंदर अंदर है ना। यस सर। और अगर मेरा प्राइस इस रेंज से बाहर निकल गया, प्राइस रेंज से बाहर निकल गया, देन इन दैट केस क्या आंसर हो जाएगा बेटा? फिर एवरेज प्राइस शैल बी द आर्म लेंथ प्राइस। कहने के मतलब आपको 3 काम करने हैं। पहले 35% लेना है, फिर 65 लेना है, फिर 50 लेना है। 35-65 तो क्या काम आएगा? रेंज निकालने में। जी सर। और 50 क्या काम आ रहा है? एवरेज निकालने में। तो अगर मेरा एक्चुअल प्राइस इस रेंज के अंदर अंदर है, अगर मेरा एक्चुअल प्राइस इस रेंज के अंदर अंदर है तो एक्चुअल प्राइस,
अगर रेंज से बाहर हो गया तो एवरेज प्राइस। तो अगर 992 होता तो इस 992 होता तो बेटा फिर मेरा एवरेज लेते 989। 989। सर ये रेंज में आने के बावजूद भी मतलब टीपी तो लग ही रहा है ना, मतलब आप रेंज में आने के बाद तो बच जाएंगे अगर रेंज में आ गया तो। अगर मेरा एक्चुअल प्राइस 990 है तो मेरा एएलपी भी 990 है, एडजस्टमेंट कोई होएगी नहीं, ठीक है सर। है ना। तो इसमें जैसे ये था कि जब हम रेंज के बाहर 50% निकाल रहे हैं तो कंप्लीट नंबर आया है, तो वो नंबर प्लस उसके नेक्स्ट प्लस वो नंबर प्लस नेक्स्ट नंबर उसकी एवरेज। एवरेज। बट अगर ये कंप्लीट नंबर नहीं आया तो फिर इमीडिएट नेक्स्ट लेते हैं। इमीडिएट नेक्स्ट लेते हैं। हाँ जी, मान लो ये 5.5 आ जाता है, 1 मिनट समझने के लिए। डाटा सेट में मान लो 11 है, 11 का 50% 5.5 फ्रैक्शन आ गया, तो फिर छठे नंबर का प्राइस लेते फिर हम। नहीं समझ में आ रहा? ओके सर। और कराऊं प्रैक्टिस? दिक्कत हो तो बोलो। सर फिर यहाँ पे रेंज के एवरेज कैसे निकलेगा? वहां तो एवरेज निकलेगा नहीं सर। अरे बेटा वही एवरेज है अपने आप में। आप एग्जांपल लो, तो आप एक काम करो, मैं सीधा प्राइस लिखता हूँ ना, है ना। हाँ जी सर। एक प्राइस लिखते हैं P1 और मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ P1, P2, P3, P4, P5, P6, 7, 8, 9 ले लो, क्योंकि 9 में सारे ही फ्रैक्शन में आएंगे, जी सर। है ना। 1000, हाँ जी। 1010, 1015, 1025, 1040, 1050, 1080, 1100, 1120। 9 प्राइस है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लगा दिए। सबसे पहला काम, नंबर ऑफ डाटा सेट कितने हैं बोला करो बच्चे। नहीं। तो पहला काम क्या करना है, 9 का कितना परसेंट? 35। 35 लो में लिखा हुआ है, ये बोलना कितना? थोड़ा जल्दी बेटा, कैलकुलेटर यूज करो। 3.15 3.15 फ्रैक्शन आ रहा है तो क्या करें? 4। चौथे नंबर का प्राइस बताओ। 1025 ठीक है। जी सर। सेकंड में 9 का 65% 5.85 फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन आते ही इमीडिएट नेक्स्ट P6 बोलो। तो P6 is 105 तो प्राइस रेंज कितनी हो गई? 1025 से 1000। और एक बार ये और निकाल लो, 9 का 50%, ये भी फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन आ रहा है तो अगला P5 कितना है? 1040। अब इंटरप्रिटेशन बोलो क्या है। इंटरप्रिटेशन वो बोलना सीखो। अगर मेरा एक्चुअल प्राइस 1025 से 1050 के बीच में कहीं पर भी है, अगर मेरा एक्चुअल प्राइस 1025 से 1050 के बीच में है, तो मेरा एक्चुअल प्राइस ही आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। और अगर मैं इस रेंज से बाहर निकल गया बेटा, मेरा एक्चुअल प्राइस इस रेंज से बाहर हो गया, या तो 1025 से नीचे या 1050 से ऊपर, तो फिर मेरा ALP 1040 माना जाएगा। ओके सर। इसको बिल्कुल लिख लो और हिंदी में लिख लो। अगर मेरा एक्चुअल प्राइस, अगर मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस 1025 से 1050 के बीच में कहीं पर भी है, देन एक्चुअल प्राइस शैल बी द ALP। If actual price lying in price range, then actual price shall be the ALP। और अगर एक्चुअल प्राइस ही प्राइस रेंज से बाहर है, देन
1040 shall be the ALP. सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो प्राइस वाला। ले बेटा वो लिख जरूर लेना जो मैं बोल रहा हूँ। हो गया। सर फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। अब एक काम कर बेटा, तू रिपीट कर क्या होना चाहिए, फिर मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। कोशिश कर बोलने की बेटा। कोशिश If कर बच्चे, actual जिसकी भी price, query थी। if actual price lying in the price range, Good. Then actual price will. actual price shall be the ALP. Okay, sir. है ना। अगर एक्चुअल प्राइस मेरा इस प्राइस रेंज में आ गया, इफ एक्चुअल प्राइस फॉल विद इन प्राइस रेंज, देन एक्चुअल प्राइस शैल बी द ALP. इफ एक्चुअल प्राइस इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ प्राइस रेंज, 1025 से कम है या 1050 से ज्यादा है, देन ALP शैल बी 1040. सर प्लीज। अगर वो रेंज में है तो हमारा 1000 होएगा, मतलब क्या है बेटा ये, क्या बोल रहे हो तुम? जब मुझे ये बता एक्चुअल प्राइस कितना है तेरा? 1040। ये एक्चुअल प्राइस है 1040। आपका जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है आपने कितने में खरीदा है, आप मुझे ये बताओ। 1000 जो फर्स्ट था हमारे। अगर 1000 में खरीदा है तो आप इस दायरे से बाहर हो गए, जी, तो 1040 तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ओके ओके। सर अगर वो आंसर आया तो फिर तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा डिपार्टमेंट। रेवेन्यू लॉस हो गया तो फिर टीपी के प्रोविजन नहीं लगेंगे, वो तो चलता ही रहेगा ना। परचेज की जगह सेल का केस मान लेना लायक है। ओके सर। वो तो चीज चलेगी साथ में। सर ये जो 50% से हमने कैलकुलेट किया, इसको हम एवरेज प्राइस रेफर कर सकते हैं क्या? वो एवरेज ही तो रेफर क्या कर सकते हैं, एवरेज मैथमेटिक्स नहीं होगा 12th में नालायक के पास। 50 का मतलब एवरेज तो होती है मीडियन है। हाँ ठीक है सर, उसको राइटिंग लैंग्वेज में नहीं एवरेज प्राइस बोल सकते। मीडियन 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 बोलते हैं उसको, एवरेज ना बोलते मीडियन। सर प्लीज। सर नीचे वाले में जो एवरेज प्राइस बोला गया है, क्योंकि ऊपर वाले में तो एवरेज ये वैल्यू बिल्कुल कभी भी राउंड ऑफ में आ नहीं सकती। किसमें? सर 35 और 65% जो है राउंड ऑफ क्यों नहीं आ सकती? डाटा सेट में 20 है, 20 का 35% 7 आएगा। हाँ फिर सर, तो हम यहाँ 7 और 8 की एवरेज लेंगे। ओके ओके ठीक है। 20 का 65% 13, ठीक ठीक 13 और 14 की एवरेज लेंगे। 20 का 50% 10, 10 और 11 की एवरेज लेंगे। ठीक है सर। ओके करवाऊं? नहीं सर हो गया, आगे समझ। ओके सर। और कोई क्वेरी? नो सर। कोई कॉन्फिडेंस जब आए तभी आगे बढ़ना बेटा। अरे बोलते नहीं है। यस सर। पक्का? तो ये जो 50% वाला कंप्यूटेशन है, इसमें जब वो पॉइंट्स में नहीं आएगा तो ही हम एवरेज लेंगे। है 50% अगर राउंड ऑफ हो जाए तो वो और उससे नेक्स्ट की एवरेज, अदरवाइज इमीडिएट नेक्स्ट। ओके, अदरवाइज इमीडिएट नेक्स्ट। फ्रैक्शन में आ जाए तो हमेशा इमीडिएट नेक्स्ट होता है, और अगर फ्रैक्शन में ना आए, कंप्लीट नंबर आए, तो वो और उससे नेक्स्ट की एवरेज होती है। आप एक 20 वाला और सोल्व करो, आपके जब समझ में आएगा ये। एक लिखो, और डाटा एंट्री 20 ले रहा हूं मैं। P1 100, 102, असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप ही लिख रहा हूं मैं। 105, 108, 110, 111, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 135, 138, 140, 145, 150, 152, 160। अब आप सॉल्व करो अपने आप, फिर आपके बेटर समझ में आएगा। डाटा सेट अब की बार 20 का है,
Yes. नंबर ऑफ एंट्री इन डाटा सेट कितनी है? 20. चलो सबसे पहला क्या करना है? So 35% of the data set 20. कितना आ रहा है? 7. तो क्या करना पड़ेगा? तब तो ये 7 प्लेस और पे ले लें. 8वें प्राइस की एवरेज, यस सर 7वें और Okay. 8वें प्राइस की एवरेज 115 और 118 की एवरेज हाउ मच? Okay. 116.5. Yes sir. चलो जी, अब इसके बाद अगले स्टेप में 20 का 65% 13 39. कंप्लीट आ रहा है तो ये वाला और Next उससे का अगले की average. एवरेज Yes sir. 13 और 14 की एवरेज लो 130 और 35. 132.5. 132.2.5. तो प्राइस रेंज कितना हो गया? 116 से 132. 116.5 से 132. ये तो मेरी प्राइस रेंज निकल के आ गई। Yes sir. अगर मेरा एक्चुअल प्राइस इसके अंदर अंदर है तो एक्चुअल को ले लेंगे, अगर एक्चुअल प्राइस इससे बाहर निकल गया तो किसको लेंगे? Average. एवरेज को. एवरेज ना बोल के मीडियन बोलो आप, एवरेज से कंफ्यूज हो जाते हो आप। ओके तो फिर हम 50% को लेंगे, ठीक तो है फिर हम किसको लेंगे? है मीडियन को लेंगे। और मीडियन भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, राउंड आ रहा है। जैसे P10 प्लस P11. हाँ, वो एवरेज बोलते हो ना तो आपको लगता है कि दो चीज होनी जरूरी है, एवरेज ना बोल के मीडियन बोलना, ठीक है ना? Okay. तो P10 कितना था बेटा? 122. P11 125. 123.5. मन मन में बोलो क्या इंटरप्रिटेशन होगी? तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस क्या एज्यूम करें? एक्चुअल कुछ भी एज्यूम मत करो, मन मन में बोलते रहो अपना, ये तो कॉन्सेप्ट है। अगर एक्चुअल प्राइस 116 रुपए 50 पैसे से 132 रुपए 50 पैसे के बीच में है, इसके बीच में, यस सर. Yes sir. तो एक्चुअल प्राइस ले लेंगे। Yes sir. और अगर एक्चुअल प्राइस इससे कहीं रेंज से बाहर हो गया तो तो फिर median price. मीडियम लेवल. मीडियन, बहुत बढ़िया, एवरेज बोलो ही मत, तो मीडियन प्राइस। ठीक है सर। Yes sir. यस सर. अब सारे ले लिए मैंने, Yes sir. जिसमें तीनों ही राउंड में आ रहे हैं, 35 भी, 65 भी और 50 भी। ऐसा भी करा दिया था, तीनों ही फ्रैक्शन में आ रहे हैं, 35 भी, 65 भी और 50 भी। जी सर। बहुत है प्रैक्टिस बेटा इतनी, यस ठीक है Yes सर. sir. क्योंकि यूजलेस है एग्जाम के लिए, मुझे लगता नहीं इतना बड़ा बनेगा एग्जाम में। ठीक है। चलो वापस आओ, सेक्शन को रिवाइज कराओ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। 92C सबसेक्शन 1 क्या बोलती थी? 6 मेथड से आर्म लेंथ प्राइस निकलेगा। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, सच अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब। आज तक कोई अलग से मेथड प्रिस्क्राइब नहीं हुआ। नेक्स्ट बेटा आपका सेक्शन 92C सबसेक्शन 2, अगर एक से ज्यादा मेथड से ALP निकल गया, 6 तक है तो ट्रीटमेंट अलग है, 6 से ज्यादा है तो ट्रीटमेंट अलग है। पहले 6 तक आ जाओ बेटा, एवरेज प्राइस निकाल लो और फिर एवरेज प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस देखो। बेटा अगर ये टॉलरेट रेंज के अंदर अंदर है तो एक्चुअल प्राइस ले लेंगे, अगर टॉलरेट रेंज से बाहर है एवरेज प्राइस को कंसीडर करेंगे। सर टॉलरेट रेंज कितनी है? होलसेल ट्रेडिंग के केस में 1% है, एनी अदर केस में बेटा ये 3% है। और अगर आपका डाटा सेट में 6 से ज्यादा ALP है तो आपको बेटा स्टेटिस्टिक्स यूज करनी पड़ेगी। 35% और 65% वाला तो प्राइस रेंज आएगा, उस रेंज के अंदर हो गया तो एक्चुअल प्राइस को ले लेंगे, उस रेंज से बाहर निकल गया आपका प्राइस तो हम मीडियन को कंसीडर करेंगे। एम आई क्लियर? Yes sir. Yes sir. चलें जी,
92C सबसेक्शन 3 4 सिचुएशन दे रखी हैं जहां पर एओ खुद आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। वैसे तो सेल्फ असेसमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं, एसएससी खुद ही प्राइस निकालता है, खुद ही रिटर्न क्या करता है बेटा, फाइल करता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, कॉन्सेप्ट सेल्फ असेसमेंट का है। पर 4 केसेस ऐसे हैं जहां पर एओ खुद क्या करता है बेटा, आर्म लेंथ प्राइस निकालता है। मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता हूं इस सेक्शन को कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन शैल AO proceed to determine ALP? चार सिचुएशन में AO खुद क्या निकालेगा, आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। पहला सुन लो बेटा, अगर असेसी ने ALP निकाला नॉट इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। वट इज सबसेक्शन 1? वो 5 मेथड। वट इज सबसेक्शन 2? अगर एक से ज्यादा ALP निकल जाए। असेसी ने ना तो सबसेक्शन 1 को फॉलो करा ना सबसेक्शन 2 को फॉलो करा, नालायक ने किसी और मेथड से क्या निकाल दिया, आर्म लेंथ प्राइस निकाल दिया। वो निकाला क्या होगा, फट्टे मार रखे होंगे, कोई R&D कुछ नहीं करी होगी, उसने वैसे बोल दिया इतना आर्म लेंथ प्राइस है, तो AO उसको रिजेक्ट कर देगा बेटा, खुद क्या निकालेगा, आर्म लेंथ प्राइस। तो पहला केस क्या है, प्राइस चार्ज या प्राइस पेड। चार्ज का मतलब सेल की बात कर रहा होगा, पेड का मतलब खर्चे की बात कर रहा होगा। हैज नॉट बीन डेटरमाइन in accordance with subsection 1 और subsection 2। subsection 1 क्या थी बेटा, 5 methods. 5 मेथड। सबसेक्शन 2 क्या थी बेटा, So when there are more एक than से ज्यादा ALP निकल के आ जाए। Yes. तो बस ऐसी ना तो सबसेक्शन 1 को फॉलो कर रहा है ना 2 को फॉलो कर रहा है, नलायक अपने वो ALP निकाल रहा है, कुछ अलग ही कहानी चल रही है उसकी। AO रिजेक्ट कर देगा, फिर AO अपने क्या निकालेगा बेटा, आर्म लेंथ प्राइस। सेकंड, सेक्शन 92D सिलेबस में है, नेक्स्ट क्लास तक पहुंच पाऊंगा। उसमें सर्टेन इंफॉर्मेशन, सर्टेन बुक्स ऑफ अकाउंट, सर्टेन डाटा आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं 92D में। अगर वो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आपने मेंटेन ही नहीं कर रखे तो आपका ALP फिर झूठा फेक होगा बेटा। देन इन दैट केस AO खुद क्या निकालेगा बेटा, ALP निकालेगा। तो लिख दूं इसको, Yes, sir. इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट required to maintain under section 92D has not been maintained। जब कोई बुक्स ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो नालायक ने कैसा ALP निकाला होगा, ये झूठा है, फेक है, फ्रॉड है, हटाओ उसको, AO खुद निकालेगा ALP। तीसरा, जिस डाटा को उसने यूज करा है ALP निकालने में वो डाटा ही रिलायबल नहीं है, हमें तो डाटा ही फेक लग रहा है। वो असेसी ने सेल्फ असेसमेंट में जो इन्फॉर्मेशन डाटा यूज करा है वो इन्फॉर्मेशन डाटा ही हमें क्या लग रहा है बेटा, रिलायबल नहीं लग रहा, फेक लग रहा है। तो AO खुद क्या करेगा बेटा, ALP निकालेगा। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, सेकंड में तो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन ही नहीं करे, थर्ड में मेंटेन कर रहा है, झूठे मेंटेन कर रहा है नालायक। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो इंफॉर्मेशन और डाटा Is not reliable. used in computation of ALP is not reliable। चौथा, AO ने इंफॉर्मेशन मांगी, भाई इंफॉर्मेशन लेके आ, तूने किस बेसिस पे ALP निकाला है, नालायक इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, हो तो तब तो दे। AO इंफॉर्मेशन मांगता है, सेक्शन 92D सबसेक्शन 3 में पावर होती है
कि बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आओ, इन्फॉर्मेशन लेके आओ, डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो स्टेटमेंट लेके आओ, किस बेसिस पे ये एएलपी निकाला है? एसएससी बेटा अगर उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता, देन इन दैट केस आपके ऊपर बेटा एओ खुद क्या करेगा, आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। तो एसएससी फेल्स टू फर्निश SSC fails to furnish the information or document under section 92D सबसेक्शन 3 में मांगते हैं बेटा इंफॉर्मेशन। बस ये 4 केसेस हैं जहां पर एओ खुद क्या करेगा, एएलपी निकालेगा। जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने क्वेश्चन फॉर्म में ले लिया बेटा, ये कि व्हेन शैल एओ प्रोसीड टू डिटरमाइन द एएलपी। रिवाइज करा दो। एसएससी ने सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 को फॉलो नहीं किया। एसएससी बुक्स ऑफ अकाउंट इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं कर रहा, झूठी इन्फॉर्मेशन डाटा के बेसिस पे एएलपी निकाल रहा है। एओ इन्फॉर्मेशन डाटा मांग रहा है, वो प्रेजेंट नहीं कर रहा। इन 4 केसेस में एओ खुद आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। आर्म लेंथ प्राइस निकालने से पहले क्या देनी पड़ेगी बेटा, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कहीं ऐसा तो नहीं कि एओ भी आर्बिट्री निकाल दे, कोई फिक्टिशियस निकाल दे। proper opportunity of being heard must be provided. Proper opportunity of being heard must be provided. मेरा क्वेश्चन आपसे, एओ किसी भी मेथड से एएलपी निकाल देगा या एओ को भी सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 फॉलो करनी पड़ेगी? सबसेक्शन 1 वही 5 मेथड से निकालना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 अगर 1 से ज़्यादा निकल गया तो उसको एवरेज कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा या रेंज कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, 6 से ज़्यादा है तो। सर सबसेक्शन 1 और 2 फॉलो करें। एओ किसी भी मेथड से एएलपी निकाल दे या एओ के ऊपर भी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 एज यूजुअल अप्लाई होगी? होनी चाहिए सर, अप्लाई होनी चाहिए। नीचे लाइन में लिख दो बेटा, नीचे लाइन में डाल दो। इन अबव मेंशन केसेस, आप लिख रहे हैं मैं नहीं लिख रहा। In above mentioned cases, AO shall determine the ALP in accordance with subsection 1 and subsection 2. उसको भी वही फॉलो करनी पड़ेगी। In above mentioned cases, AO shall determine the ALP in accordance with subsection 1 or 2 as the case may be. Clear? Yes sir. Yes sir. सबसेक्शन 4 सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है बेटा मेरी। मैं हर एक अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन बनाऊं और हर अटेम्प्ट में बच्चों को फंसाऊं इसमें मैं। क्या थी सबसेक्शन 4? कॉन्सिक्वेंसेस थी शायद। कॉन्सिक्वेंसेस, वेरी गुड। तो आधे से ज़्यादा तो मैंने पढ़ाई दिए साथ साथ ही, और एक बार दोबारा लिख लेते हैं फिर। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन। एक एग्जाम्पल के थ्रू बनाए कॉन्सिक्वेंसेस। आप मेरे साथ साथ चलना बेटा। हाँ, कोई एसोसिएटेड थोड़ी प्रैक्टिकल लो जो आपस में लगे। यूनिलीवर और हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेता हूं। HUL और यूनिलीवर यूके, इन्होंने इनसे कोई टेक्निकल असिस्टेंस ली, कोई IPR लिया? और इसके बदले HUL ने क्या कर दी बेटा? लेटर से रॉयल्टी दे दी, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी थी, और वो मान लेते हैं 1000 लाख।
मैं पूरा क्वेश्चन ही बना देता हूँ उठा के इसको। आप एक एक चीज मेरे साथ लिख रहे हो बेटा, हाँ? एसोसिएटेड पार्टी है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है बेटा, प्रोविजन ऑफ टीपी लगेंगे। अब एचयूएल ने करा क्या, 1000 लाख की तो टोटल पेमेंट थी। इंडिया से बाहर जब भी जाती है पेमेंट टीडीएस कटता है। यस यस सर। एज्यूम कर लेता हूँ टीडीएस का रेट है 10%, तो 100 लाख का टीडीएस कटा होगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो गया होगा, और यूनिलीवर को नेट पेमेंट कितनी मिली होगी? 900। 900। इंडिया के एंगल से सोचना है आपको, तो एचयूएल के लिए खर्चा है, इनकम है? रॉयल्टी की पेमेंट करना एचयूएल के लिए खर्चा है, इनकम है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है। हुआ क्या, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थी, एसोसिएटेड इंटरप्राइज है, टीपी के प्रोविजन लग गए, इसका आर्म लेंथ प्राइस निकाला, वो निकला 800 लाख। कॉन्सिक्वेंसेस बताओ जल्दी से क्या होंगे। हमने बोला हमारे एक्चुअल एक्सपेंस कितने दिखाए हमने, एक्चुअल एक्सपेंस 1000 लाख। गुड, 1000 लाख। यस सर। आगे बोलते रहो। एएलपी कितनी है? हाँ 800। 800। तो देयरफॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ कितने की पेमेंट करी है ना लायक ने? 200। 200 शैल बी डिसअलाउड। वेरी गुड। वो डिसअलाउड होते इतने से क्या हो जाएगा? टैक्स इनकम बढ़ जाएगी। उस इनकम पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। पेनल्टी एंड और तंसील। चैप्टर 6 से डिडक्शन नॉट अलाउड। 10 चैप्टर 6 से और भी नहीं मिलेगा 10AA नॉट अलाउड। सर टीडीएस का क्या होगा? अभी रुक जा ना लायक। कोई दिक्कत है? नो सर। also अब आगे ध्यान सुनो। अब हुआ क्या, यहां तक तो सर हमने काफी बार रिपीट भी कर लिया। अब एक नई चीज और बताता हूं। अब ये कह रहे हैं ठीक है जी आपने 800 लाख मान लिया, ठीक है आपने उसके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगा दी, चैप्टर 6 से भी मना कर दिया, 10AA भी मना कर दिया। तो जब 800 लाख ही है तो 800 लाख का 10% टीडीएस तो 80 बन रहा है। जी सर। yes sir जा कितना चुका है टीडीएस? 100। 100 लाख। 100 लाख। तो यूनिलीवर कह रहा है सर आपने इंडियन पार्टी को तो धर ही लिया और तसल्ली से धर लिया उसको, उसके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी चैप्टर 6 से 10AA सारे बेनिफिट क्या कर लिए बेटा, उसके विड्रॉ कर लिए। तो भाई काम करो, जब आपके हिसाब से 800 लाख बन रहा है और हम मान भी रहे हैं कि चलो 800 लाख है, टीडीएस तो पूरे 1000 पे चला गया। यस सर। यस सर। एक्स्ट्रा टीडीएस कितना चला गया? 20 लाख। 20 लाख। ऐसे कह रहा है लाओ मेरा टीडीएस मुझे रिफंड करो, मिल जाएगा? नहीं मिलना चाहिए वो वैसे। सर। नहीं मिलेगा। वन वे ट्रैफिक है, फंस गए। ये एक्स्ट्रा टीडीएस और 20 लाख ये भी रिफंड नहीं होगा। यही 92C सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है। बाकी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ ये भी टीडीएस, कि अगर टीडीएस एक्स्ट्रा डिडक्ट हो गया वो भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो वो लैप्स है। ठीक है ना? तो कितने लाख का टीडीएस एक्स्ट्रा हो गया? 20 लाख। 20 लाख। रिफंड नहीं मिलेगा, लैप्स है वो, कुछ नहीं होना उसका। वो है रात गई बात गई। ऐसी चिल्ला रहा है इस रात की सुबह नहीं, पर डिपार्टमेंट कह रहा है रात गई बात गई। ठीक है? यस सर रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यूनिलीवर यूके के पास और दूसरे इनकम है तो उसमें क्या वो टीडीएस का क्रेडिट तो रहेगा उसके पास? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन अच्छा है कि क्या वो यूनिलीवर जब अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेगा तो वो सेट ऑफ 80 कर पाए या पूरा 100 कर पाए? आंसर इज 100। यस सर। ठीक है जी। सर कितना बोला, अगर सेट ऑफ में 100 कर पाएगा कि 80 कर पाएगा? पूरा 100 कर पाएगा। कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। एग्जाम के 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। भाई साहब चैप्टर भी पता नहीं चलता एग्जाम में कि कौन से चैप्टर से है। इंडिया, यूएसए, ये डायग्राम तो मैं बना रहा हूं, एग्जाम में तो इंग्लिश चल रही होती है।
इंडिया में है एक एक्स लिमिटेड SCZ में, SCZ में कौन सी सेक्शन लगती है? 10AA। NAA। इसने पेमेंट करी 5,000 लाख और ये एसोसिएटेड है, इंटरनेशनल है। इसका ALP निकला 2,000 लाख, पेमेंट करी 5,000 लाख। इसका ALP कितना निकला है बेटा? 2,000 लाख। तो यहां तक अगर मैं पढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा? परचेजेस कितने की अलाउड होंगी? 200,000। 2,000 की। यस सर। डिसअलाउड कितने की हो जाएगी? 3,000। ये 3,000 से क्या हो जाएगी? बढ़ जाओ। इनकम मान ली जाएगी, यस सर। है ना? यस सर। ये कह रहा है एओ बात सुन, तू चाहे 3,000 की इनकम मान ले, तू चाहे 30,000 की इनकम मान ले, मैं तो इनकम टैक्स के दायरे से ही बाहर हूँ। 10AA मेरे ऊपर तो लगता ही नहीं इनकम टैक्स। 10AA, 80IA, IB, IC, ID वो वाले बिजनेस याद है? यस सर। सिक्किम। असेसी, सिक्किम, J&K, बद्दी, हिमाचल प्रदेश, बैकवर्ड एरियाज। यस सर। असेसी जाके खड़ा हो गया एओ के सामने, एओ बात सुन, ये ले मैंने मेल प्रैक्टिस करी है, इसका ALP 2,000 लाख है, पर मैंने जान के पेमेंट दिखाई है 5,000 लाख। करके दिखा क्या कर लेगा? क्योंकि मेरे तो वैसे ही 100% की डिडक्शन है, मुझे तो वैसे ही 100% की डिडक्शन है। क्या होगा इस केस में? तो 10AA सेक्शन ही हटा देते। 92C सबसेक्शन 4 लग जाएगी। कंसील इनकम, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी लेंगे। 10AA और चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आपके शायद बेटर समझ में आएगी ये। यस। इंटरेस्ट समझ में आ रहा है? टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी, पेनल्टी भी। सर पर मैं तो 10AA में एग्जाम टू 92C सबसेक्शन 4। आपका भूल जाओ क्या है बाकी इसमें। अगर TP में फंस गए तो फंस गए। सर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे होगा या सारी वो हो जाएगी टैक्सेबल हो इस पर्टिकुलर जाएगी? ट्रांजैक्शन पे जो पकड़ में आई है, बाकी तो एग्जाम होगी ना। यस सर। जो TP में फंसी है वो वाली कंसील इनकम मानी जाती है, सारी नहीं। ठीक है सर। ठीक है ना? 20,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन थी, उसमें से पकड़ में आए हैं केवल 2,000 करोड़ रुपए TP में, तो 2,000 करोड़ ही पे बेटा TP के प्रोविजन है ना। जी सर। तो बेसिकली सबसेक्शन 4 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। एक्चुअली बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है साम? यस सर। वाइंड अप होगी बेटा अपनी 92C की सीरीज इन टोटलिटी। आज क्या क्या पढ़ लिया केवल ये बता दो बस। सबसे पहला तो कौन सा पढ़ लिया बेटा हमने? 92B इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सबसेक्शन 2 डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद 92C की सीरीज हमने पढ़ी है बेटा। C में C1 6 मेथड है, C2 बेटा एक से ज्यादा मेथड से ALP निकल के आ जाए, C3 AO कब कब बेटा अपना ALP निकालेगा, और C4 कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। ठीक है सर। ठीक है जी सर। बस आज के लिए बेटा इतना स्लाइड ही। कर दो।